आज हम बात करेंगे कंटिन्यूटी इन इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम, या फिर हम कह सकते हैं कॉलोनियल इंडिया में जो भारतीय समाज था, या जिसे हम कहते हैं औपनिवेशिक भारत में भारतीय समाज में क्या क्या निरंतरताएं हमें देखने को मिलती हैं। कुछ आइडिया आपको, मतलब क्या आपको एक तरह से दिखाई पड़ता है? मतलब एनी ऑब्जर्वेशन या फिर कोई कमेंट इस बारे में? क्या वो तुम्हारे सबके माइक खराब है क्या आज? सर रिपीट करना सर, आपने क्या पूछा भी, वो आवाज नहीं आ पाई सर। मैंने ये पूछा था कि आज एक तरह से, सॉरी, जो ब्रिटिश काल है उस समय में भारतीय समाज में, यानी हम कह सकते हैं कि 1747 से लेकर 57 से लेकर 1947 के बीच के दौरान जो ब्रिटिश काल रहता है, जिसे औपनिवेशिक भारत कहते हैं, उस समय पर भारतीय समाज में कौन सी निरंतरताएं या कंटिन्यूटी, अभी हम टॉपिक करें चेंज एंड कंटिन्यूटी। चेंज तो हमने कर लिया, यानी कौन कौन से बदलाव हमें देखने को मिले, निरंतरताएं कौन सी देखने को मिलती हैं, यानी जो ब्रिटेन काल के पहले भी थी और बाद में भी रहती हैं। कुछ आइडिया उस बारे में? कोई आइडिया नहीं? ये टॉपिक बड़ा आसान है आज का। सर अगर देखा जाए तो एक तरीके से इक्वालिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है सर, पहले और बाद में। हम्म कहीं ना कहीं सर जैसे जैसे जागरूकता फैली, लेकिन उसका असर सिर्फ ऐसा लगता है कि सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है। क्योंकि गांव के अगर परिप्रेक्ष्य में जाएंगे तो आज भी वो अनइक्वालिटी हमें देखने को मिल ही जाती है किसी न किसी क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं इस मामले में निरंतरता बनी रही। पूर्णतः निरंतरता नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ हद तक निरंतरताएं रही इस चीज में। तो यही कहना चाहूँगा। और सर वो चाहे महिलाओं को लेकर हो, या धर्म को, या फिर जाति को लेकर, तीनों चारों परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं बनी रही है सर निरंतरता। इसका जो हम कह सकते हैं ना कि बेसिक जो रीजन है, यानी इस प्रकार का जो इक्वलिटी का जो इनइक्वलिटी, यानी असमानता का जो बेसिक रीजन है, वो रहता है कास्ट सिस्टम या फिर वर्ण व्यवस्था में। ये चीज़ें अंग्रेजियों के आने के पहले भी रहती हैं, बाद में भी रहती हैं, और उनके समय में भी रही। तो सबसे बड़ा जो निरंतरता हमें देखने मिलती है भारतीय समाज में उस समय की जाति व्यवस्था और कास्ट व्यवस्था। क्योंकि इससे पहले हमने जब चेंज की बात करते हैं तो चेंज, हालांकि एक तरह से जो सामुदायिक लाइफ थी, या फिर जिसे हम कम्युनिटी लाइफ कहते हैं, या फिर संयुक्त परिवार की जो अवधारणा थी उसकी बात करते हैं, तो वो चीज़ हमें दिखाई पड़ती है। ब्रेक हो रहा उसमें, मगर बिल्कुल ब्रेक नहीं हुआ है, यानी एक ब्रेकिंग सिस्टम हो चुका है, यानी एक तरह से ब्रेक कहीं न कहीं व्यवस्था में दिखाई पड़ना शुरू हो चुका है। जो आज देखोगे तो आज वो और ज़्यादा अधिक, मतलब एक तरह से दिखाई पड़ता है। तो ये जो बड़ा स्तर पर आज दिखाई पड़ता है, उस समय छोटे स्तर पर ये चीज़ दिखाई पड़ चुकी थी। तो जैसे जैसे शहरों में फैक्ट्रियाँ स्थापित हुई, तो उन फैक्ट्रियों के बाद से फिर एक तरह से ये व्यवस्था बन जाती है। मगर जो जाति व्यवस्था थी या फिर वर्ण व्यवस्था थी, वो जिस तरह शास्त्रों सम्मत पहले भी थी वैसे ही बाद में रहती है। हालांकि
हमें सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट देखने को मिलते हैं 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी में, मगर उसका जो इम्पैक्ट है लार्जर कॉन्टेक्स्ट में वो इतना नहीं पड़ता है। और अगर हम राजा राम मोहन राय से लेकर डॉक्टर अम्बेडकर तक की बात करें तो जो खासकर जिसको विशेषाधिकार वर्ग था या फिर जिसको विशेष अधिकार मिले हुए थे, यानी जो सवर्ण वर्ग था, वो अपने अधिकार नहीं छोड़ना चाहता है। और दूसरा कहीं ना कहीं उसके पीछे भी एक वो बड़ा उसको डर था कि कहीं ना कहीं इतना बड़ा जो कारीगर या फिर कामगार जो वर्ग था अब उनके हाथ से निकल जाएगा अगर उन्होंने सबके साथ समानता का बर्ताव किया या फिर इक्वलिटी या फ्रीडम की बात की। तो यही तो ये हम देखते हैं ना कि भारतीय जो कि एक तरह से जो स्वतंत्रता संग्राम था यानी फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट था, उसकी ट्रेजेडी भी यही रहती है कि वो लोग ब्रिटिश सिस्टम से फ्रीडम की तो बात करते हैं, मगर जो ऑपरेसिव सिस्टम था उसको समाप्त करने की बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि पहले अंग्रेजों को जाने दो, उसके बाद फिर हम देखेंगे। और यही एक तरह से मुख्य जो अगर भगत सिंह को भी यहाँ पर उद्धृत करना चाहेंगे, हालांकि उनका जो कॉन्टेक्स्ट था वो बिल्कुल अलग था। वो कहते हैं कि गोरे अंग्रेज जाने के बाद यहाँ पर काले अंग्रेज शासन करेंगे और काफ़ी हद तक व्यवस्थाएं यानी भगत सिंह के अनुसार रहती हैं काफ़ी, क्योंकि बहुत सारी जगह पर हमें देखने को मिलता है कि फ्रीडम का जो एक तरह से यह खासकर जिसको हम कह सकते हैं इकोनॉमिक या सोशल फ्रीडम, वो फ्रीडम भारत में नहीं आ पाई या फिर आने का जो दायरा था वो बहुत सीमित था। तो जो कास्ट सिस्टम है उसकी इनइक्वलिटी हमें उसकी निरंतरता हमें देखने को मिलती है, वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है। और दूसरा जो सबसे बड़ा हमें देखने को मिलता है वो है कि महिलाओं की जो कंडीशन है या जिसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी राइट्स, वो उसमें कोई बदलाव नहीं आया। जैसी कंडीशन उनकी पहले से ऑपरेसिव थी, सब्जेक्टिव थी, वैसी ही अब भी है। यानी उसका शोषण पहले भी हो रहा था, ब्रिटिश समय में भी हुआ है और आगे आने वाले समय में भी हुआ है। क्योंकि ब्रिटिश सिस्टम में सबसे बड़ी जो समस्या हमें देखने को मिलती है कि वहाँ पर वो स्वतः संज्ञान नहीं लेते हैं। अगर कोई शिकायत होती है तो ही उसके ऊपर कार्यवाही होती है। और फिर जुडिशरी जो सिस्टम था वो हमें देखने को मिलता है कि बहुत ही महंगा सिस्टम था, जहाँ पर आम आदमी और खासकर महिलाओं की एक तरह से अगर बात की जाए तो वो हमें देखने को नहीं मिलती। यानी एक तरह से अगर हम देखें, यानी जब बाल विवाह की जो समस्या थी वो भी 1930 में जाके उसके बारे में एक्ट बनता है, जब एक तरह से एज को काफ़ी बढ़ा दिया गया, 18 साल तक वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। नहीं, उससे पहले जब एज कंसेंट बिल आता है उसमें 14 साल है, 13 साल है 1881 में। और उसके ऊपर भी फिर भारतीय समाज के जो लोग थे वो भी उसके ऊपर मतलब एक तरह से अग्रेसिव भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अंग्रेजों को भारतीय समाज में बदलाव करने का अधिकार नहीं है क्योंकि ये उनका समाज नहीं है। तो ये भी हमें देखने, यानी महिलाओं की जो कंडीशन है उसमें कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव हमें देखने को नहीं मिलता है। और ख़ासकर जब हालांकि कुछ एजुकेशन सिस्टम शुरू हुआ उनके लिए और फिर कुछ पॉलिटिकल राइट भी मिले उन्हें, धीरे धीरे महिलाएं अपने से घरों से बाहर निकल कर एक तरह से उसमें क्या कहते हैं जो पॉलिटिकल लाइफ थी, धरना प्रदर्शन थे, उनमें भाग लेना शुरू करती हैं। सरोजिनी नायडू, विनी बेसेंट जैसी, अरुणा सफली, बहुत सी महिलाएं ऐसी सामने आती हैं, मगर उसके बावजूद उनका जो घर का जो काम था, जहाँ पर ऑपरेशन सबसे ज़्यादा था, जहाँ पर उनके अधिकारों को डिनाई किया जाता था, उस व्यवस्था में बदलाव की संभावना हमें दिखाई नहीं पड़ती। और ख़ासकर जब हम इकोनॉमिक लिबर्टी की बात करें महिलाओं की, या फिर प्रॉपर्टी में जो शेयर देने की बात थी, या फिर एक तरह से जो तलाक का अधिकार था, जो हिंदू कोड बिल डॉक्टर अम्बेडकर ने पेश किया था संसद में, वो भी फिर उस समय के जो लोग थे उसको नहीं मानते हैं, उसको भी तिरस्कृत करते हैं। एक तरह से फिर डॉक्टर अम्बेडकर संसद से यानी कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे देते हैं हिंदू कोड बिल के ऊपर।
यानी एक तरह से वो कहते हैं कि महिलाओं की मुक्ति के लिए ये बिल आवश्यक है, मगर उसको फिर समाज या फिर उस तत्कालीन जो संसद थी, यानी हम कह सकते हैं कि 1952 तक वो व्यवस्था बनी रहती है और डॉक्टर अम्बेडकर को इस्तीफा देना पड़ता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात हमें देखने को मिलती है वो है अभी भी, यानी जो एजुकेशन का जो दायरा था, हालांकि हम कह रहे हैं कि भी ब्रिटिश एजुकेशन, यानी जब हम चेंज की बात कर रहे थे तो ब्रिटिश एजुकेशन ने बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई भारतीय समाज में, मगर इसका दायरा कितना था? दायरा तो बहुत सीमित था उसका। जितने भी 1813 के बाद जितने भी ब्रिटिश सरकार द्वारा जो चार्टर एक्ट आए या कमीशन बने या जितने भी एजुकेशन को लेकर समितियां बनी, उन समितियों ने सबसे पहले एक ही बात की है कि मास एजुकेशन होनी चाहिए और प्राइमरी एजुकेशन अनिवार्य होनी चाहिए, मगर सरकार ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया। या फिर दूसरी बात हम कह सकते हैं कि सरकार ने इसमें कोई ज़्यादा अधिकतर ध्यान नहीं दिया और हमें यही देखना पड़ता है कि बार बार जो व्यवस्था एक तरह से हमें दिखाई पड़ी उसमें यही होता है कि जो एजुकेशन का जो पर्सपेक्टिव था वो चेंज नहीं हो रहा था। एजुकेशन का जो पर्सपेक्टिव के बारे में अगर हम बात करें, ज्ञान एजुकेशन की जो एक्सेसिबिलिटी थी वो किस किस के पास थी, यानी जो पहले से जो सवर्ण वर्ग था उसके पास एक्सेसिबिलिटी थी, और जब ब्रिटिश आए और जो जो लोअर कास्ट थे या फिर अनटचेबल्स थे उनको जब एक्सेसिबिलिटी मिलनी शुरू हुई तो उसका विरोध करने वाले अंग्रेज नहीं थे, यानी यहाँ का भारतीय समाज ही था। वही कहते थे कि इनका एडमिशन हुआ तो हम स्कूल में नहीं जाएंगे या फिर इनको क्लास से बाहर बैठना पड़ेगा। पानी पीने की अभी अगर आप बात करें, मध्य प्रदेश की कल परसों खबर आई हुई थी, वो कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा आजकल अनटचेबिलिटी जो दिखाई पड़ती है वो आज भी महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश में लगभग 70% है, स्कूल में खासकर वहाँ पर अनटचेबल स्टूडेंट्स को आज भी पानी पीने में समस्या है। तो कहाँ हम 1947 की बात करते हैं और क्या हम 2021 की बात कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक तरह से वो है, मतलब एक विरोधाभास है कि आज तो हम एक तरह से एक एजुकेशनल, यानी हमारी जो लिटरेसी रेट है इंडिया की वो 70+ है, और उसके बावजूद भी हमारा जो कहते हैं ना कि जो सोचने का जो दायरा है वो विकसित नहीं हुआ उस तरीके से। यानी 70% लोग तो कम से कम इस चीज़ को छोड़ दें, मगर वो उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो यही व्यवस्था हमें उसमें भी दिखाने को मिलती है, यानी जो एजुकेशन का जो पर्सपेक्टिव है वो इतना चेंज नहीं हुआ है। हालांकि चेंज की जो भावना है वो दिखाई पड़ती है, मगर किस एंगल से? वो उस एंगल से, यानी पॉलिटिकल लिबर्टी के एंगल से। सोसाइटी में चेंज लाने की बात वो लोग नहीं करते हैं। यानी कांग्रेस की जब स्थापना होती है तो कहते हैं कि सोशल और रिलीजियस मुद्दे नहीं उठाए जाएंगे। इसका अर्थ ये नहीं था कि वो इतने जरूरी मुद्दे नहीं है, इसका अर्थ ये था कि अगर उनकी बात उठाई जाएगी तो जो लोग इकट्ठे हुए हैं राजनीतिक मुद्दों को उठाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए, वो लोग फिर इकट्ठे नहीं होंगे। वो कहते ना कि जिसका धर्म गया उसका सब कुछ गया, वो वाली कॉन्सेप्ट हमें भारतीय जनमानस उसमें देखने को मिलती है। इसलिए अपने धर्म को बचाने के लिए वो हर प्रकार की गतिविधि या फिर कोशिश करते हैं। चौथी बात की अगर हम बात करें, यानी फिर एक तरह से अगर हम इसकी बात करें चौथी बात की, हालांकि हमने बात की थी अभी सामुदायिक जो जीवन था या फिर एक तरह से संयुक्त परिवार की जो अवधारणा थी वो खत्म होती जा रही है, मगर उसका दायरा भी एजुकेशन की तरीके से कम ही देखने को मिलता है। अभी भी भारत में अधिकतर जो जनसंख्या थी वो गाँव में रहती है, और गाँव में रहने वाले अभी भी उसी प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं जैसा पहले करते थे। और जो ब्रिटिश सिस्टम था उसकी जो अवेयरनेस थी वो विलेजेस में बहुत कम थी, यानी कभी कभार किसी ने कोई अंग्रेज देखा होगा, अदरवाइज उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में कभी अंग्रेजी नहीं देखे थे, भले ही ब्रिटिश शासन था। मैं अपनी दादी से पूछता था कि मैं कभी अंग्रेज देखे थे, वो 1996 में मरी थी, लगभग 80-90 साल 80 साल के आसपास की।
तो वो कहते हैं कि नहीं, हमने तो सुना था अभी घोड़ा लेके अंग्रेज आया दूसरे गांव में। तो जो 1947 या 40 या जो 35 का जो साल था, ये 35 का जो समय था, उस समय पर भी जो महिलाएं थी या फिर जो आदमी थे, उन्होंने अंग्रेज अपने गांव में नहीं देखे। तो उससे पहले का जो काल था, 1917-57 का था, 1857 से पहले का जो था, या फिर 1900 से पहले का जो था, वहां पर तो अंग्रेज जनसंख्या और कम थी। उसके बाद तो बढ़ती, 1857 के बाद तो जनसंख्या बढ़ती है उनकी भारत में, जो खासकर विद्रोह होने के बाद। तो जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो सामुदायिक जीवन था वो वैसा ही रहता है जैसे पहले था, उसमें कोई बड़े बदलाव हमें देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे हमने पहले जो एक टॉपिक किया था जिसमें हम बात करते हैं मॉडर्निटी और ट्रेडिशन की, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी की बात करते हैं, तो वहां पर हमें ये चीज दिखाई पड़ती है कि किस प्रकार से जो परंपराएं थी वो परंपराएं चलती आ रही थी, और वो परंपराएं खासकर जो ग्रामीण जो समाज था वहां पर वो हमें देखने को मिलती हैं। और ये जो परंपराएं थी ये जीवन के विभिन्न हिस्सों से संबंधित थी, चाहे वो उनका सामाजिक जीवन था, चाहे उनका धार्मिक जीवन था, चाहे वो पारिवारिक जीवन था। हर प्रकार का जो व्यवस्थाएं थी, अगर हम बात करते हैं कि किस प्रकार से जो समाज उस समय पर किस प्रकार से उस समय जो समाज था, उस समाज में हमें ये दिखाई पड़ता है कि खासकर जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो एक तरह से जो कहते हैं ना कि क्लोज्ड सोसाइटी, यानी एक तरह से बंद समाज की बात हम करते हैं, वहां पर खुलेपन की उतनी बात नहीं दिखाई पड़ती है। और उस खुलेपन की विचार तभी आएंगे जब वहां पर एजुकेशन फैलेगी, और एजुकेशन खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र था वहां पर उतनी नहीं थी उस समय पर। हमें शहरों में स्कूल दिखाई पड़ते हैं, गाँव में तो बहुत कम स्कूल दिखाई पड़ते हैं। खासकर अगर आप 1947 के बाद के देखोगे गाँव, तो भी ऐसा दिखता है कि जो खासकर जो हाई स्कूल होते थे या फिर जो और जो 12th के जो स्कूल होते, सीनियर सेकेंडरी स्कूल होते थे, वहाँ वो तो कई गाँवों के ऊपर एक स्कूल होता था। अब स्कूलों का जाल बिछा है, यानी 2021 के आसपास आते आते पहले जो व्यवस्था थी वो तो इतनी थी एक तरह से कि जहाँ पर हम कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार दिखाई पड़ती हैं कि हमें वो बदलाव के जो कहते हैं ना चिन्ह बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। दूरी मोबाइल टीवी बंद कर देते हैं, टीवी बंद कर रहा हूँ। तो बदलाव के जो चिन्ह है वो बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। और इसके साथ साथ फिर जो हम जिस तरह से ट्रेडिशन की बात कर रहे थे, तो उस ट्रेडिशन में हमें यही दिखाई पड़ता है कि जो सामाजिक जो परंपराएं थी वो बहुत कम बदलाव के दौर में दिखाई पड़ती है। हालांकि फिर हम कहते हैं कि जिस तरह से जो जीवन था, सामाजिक जो जीवन था, विभिन्न जो जातियां थी, उनका जो सामाजिक जीवन था वो लगभग वैसा ही रहता है जैसे 1757 में था। चाहे वो किसान थे, स्वरूप बदलता है कि मजदूर वर्ग की बढ़ोतरी होती है, मगर जो जीवन था वो वैसा ही था उनका। चाहे उसको हम गरीबी की बात कह सकते हैं, चाहे वो क्योंकि बहुत सारे अकाल पड़ते हैं, अकाल पड़ने के बाद धीरे धीरे जो परचेजिंग पावर थी वो बहुत कम हो जाती है। और कई बार तो ये भी होता है जब हम ब्रिटिश शासन की बात करते हैं, तो ब्रिटिश शासन में जो सबसे बड़ी समस्या में देखने को मिलती है वो यही था कि लोग मरे अनाज की कमी से नहीं, मगर मिसमैनेजमेंट की वजह से मरते हैं। यानी उनके पास चीजें सारी हैं,
तो बदलाव की जो हमें जो चिन्ह दिखाई पड़ते हैं वो ग्रामीण जीवन में खासकर बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। तो यही सबसे बड़ा उस समय का हमें कह सकते हैं कि भाई ऐसी बातें थी जिनके ऊपर हम कह सकते हैं कि बड़ा बदलाव हमें देखने को नहीं मिलता है। और इसके साथ साथ फिर दूसरी बात अगर हम कहें, यानी उस समय का जो भारतीय समाज था, उस समाज में हमें और जो सबसे बड़ा जो हमें जो बदलाव या फिर जो निरंतरता देखने को मिलती है वो यही है कि जीवन में जो चेंजेस आज हम देखते हैं, यानी जिस तरह से अगर हम कहें जो जिसकी बात अभी हितेश ने की थी कि जो इक्वलिटी थी, लिबर्टी थी, फ्रीडम थी, वो चीज़ें हमें कम दिखाई पड़ती है, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। जैसे अधिकार पहले ग्रामीण समाज में समाज के लोगों को थे वैसे ही वो बाद में रहते हैं, यानी एक तरह से ये कुछ बदलाव की बात हमें देखने को नहीं मिलती है। यानी एक तरह से जो हम कह सकते हैं कि जो अगर हम बात करें फिर व्यवसाय की, व्यवसाय में भी ज़्यादा छूट की बात, या फिर जिस तरह से आज हम कह सकते हैं कि भाई कोई भी व्यक्ति कोई व्यवसाय कर सकता है, वैसा व्यवसाय की व्यवस्था उसमें थी नहीं। उसमें जो व्यवस्था थी वो सारी कास्ट सिस्टम या फिर जो वर्ण व्यवस्था थी उसके अनुसार ही सारा जो व्यवसाय की बात होती थी। और ज़्यादा इतनी फ्रीडम या लिबर्टी या फिर एक तरह से वो कह सकते हैं कि मतलब एक तरह से सेग्रीगेशन में देखने को नहीं मिलता है। और गांधी भी यही बात करते हैं जब वर्धा कमीशन, वर्धा उसकी जो एजुकेशन के बारे में जब वो बात करते हैं वर्धा में, तो उसमें भी वो यही कहते हैं कि जो व्यक्ति है उसको अपनी पैतृक यानी जो परंपरागत जो व्यवसाय अगर वो करता आ रहा है तो वो करता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें एक तरह से स्किल्ड होते हैं वो लोग, और वो स्किल्ड होते हैं तो फिर एक तरह से उसमें, मगर वो कहते हैं कि इससे समाज जिस तरीके से चलता आ रहा था, जिसकी बात एक तरह से जेम्स मिल करता है 1817 में जब ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात कर